अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हमारी पहली A2 की क्लास है। द टॉपिक इज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। स्टार्ट करते हैं। द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स कैलकुलेट्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एक्चुअली उन बिजनेसेस के लिए बनता है जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑब्वियसली मीन्स इट द प्रोसेस टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स। इट्स रिलेटेड टू मशीनरी, वेयर हाउसेस, फैक्ट्री, दैट स्टफ। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपको हेल्प करता है कैलकुलेट करने में द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि आप इन हाउस अगर कॉस्ट किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको कितनी इनकर होगी। इसके बाद कुछ टाइप्स ऑफ कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं होती, जैसा जस्ट डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, हीटिंग एंड लाइटिंग। Prime cost, which is the sum of all direct costs, which are direct material, direct labor, and direct expenses. Variable cost and fixed cost. वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ वेरी करती है, एंड द फिक्स कॉस्ट इज द टाइप ऑफ इस टाइप ऑफ अ कॉस्ट दैट डज नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद हमारे पास एक और टर्म आती है फैक्ट्री प्रॉफिट। फैक्ट्री प्रॉफिट की अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो फैक्ट्री प्रॉफिट इज द मार्कअप एडेड टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टू कैलकुलेट द ट्रांसफर प्राइस। अब फैक्ट्री प्रॉफिट समझने के लिए पहले ट्रांसफर प्राइस का जानना जरूरी है कि ट्रांसफर प्राइस क्या होती है। द प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स कैलकुलेटेड इन द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड ट्रांसफर टू द इनकम स्टेटमेंट। It represents the price a business would have to pay if the goods were purchased from an outside supplier. ट्रांसफर प्राइस का साफ से ये मतलब है कि ये वो अमाउंट होती है जो कि ये रिप्रेजेंट करती है कि अगर जो बिजनेस को मैन्युफैक्चर होके प्रोडक्ट्स मिले, अगर वो किसी थर्ड पार्टी से या बाहर आउट ऑफ द बिजनेस से किसी सप्लायर से या किसी भी थर्ड पार्टी से बाय करती तो उसको कितने का पड़ता। और ट्रांसफर प्राइस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर थोड़ा सा फैक्ट्री प्रॉफिट ऐड करना पड़ता है, कि ये जो फैक्ट्री ने बनाया है इसका आप थोड़ा सा प्रॉफिट ऐड कर देते हैं। उसकी रीजन ये है कि आपने ये कैलकुलेट करना होता है कि जो आपको फैक्ट्री से जो आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, अगर आप ये खुद ना बनाते और बाहर से परचेज करते हैं तो आपको कितने के पड़ते हैं। तो ऑब्वियसली घर में बनाना अपेरेंटली सस्ता होगा, क्योंकि उसके अंदर कोई प्रॉफिट वाला एलिमेंट नहीं होता। जिस बंदे से आप बाहर से खरीदेंगे वो ऑब्वियसली उसके तो प्रॉफिट भी आपको चार्ज करेगा। तो लेकिन आप यूज करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं, बल्कि आप यूज करते हैं ट्रांसफर प्राइस। तो ट्रांसफर प्राइस किस तरह से कैलकुलेट होती है, आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर फैक्ट्री प्रॉफिट ऐड करते हैं। फैक्ट्री प्रॉफिट को अगर आप फिर से पढ़ें, फैक्ट्री प्रॉफिट इज द मार्कअप एडेड टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टू कैलकुलेट द ट्रांसफर प्राइस। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है, उसके अंदर आपने फैक्ट्री प्रॉफिट ऐड करना है और उसके बाद आपके ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट हो जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में एक और अकाउंट भी बनता है, उसको हम कहते हैं प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इज द अमाउंट ऑफ फैक्ट्री प्रॉफिट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स। जो आपका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होता है ना, वो अमाउंट होती है फैक्ट्री प्रॉफिट की जो कि आपकी क्लोजिंग इन्वेंटरी और फिनिश गुड्स के अंदर इन्वॉल्व होती है। और हमें ये पता है कि जो क्लोजिंग इन्वेंटरी होती है या इन्वेंटरी होती है हमेशा कॉस्ट के अंदर ऊपर कैलकुलेट होती है, क्योंकि पीछे हम फैक्ट्री प्रॉफिट ऐड करते हैं तो देर होता ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जब हम वैल्यूज को आगे लेकर आते हैं तो हमारी जो क्लोजिंग वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यू होती है फिनिश गुड्स के अंदर, उसके अंदर हमारा थोड़ा सा फैक्ट्री प्रॉफिट का, सॉरी, फैक्ट्री प्रॉफिट का पोर्शन ऐड हो जाता है। अब प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का अकाउंट बड़ा सिंपल सा। क्रेडिट साइड पे आपका इसका ब्रो डाउन आएगा, वो आपने पहले कैलकुलेट किया होगा ऑलरेडी। कैरी डाउन इसका डेबिट साइड पे आएगा, वो आपने कैलकुलेट करना होगा। ऑब्वियसली इसका एक फॉर्मूला होता है प्रॉफिट, वो आपने कैलकुलेट करना है। अगर तो यहाँ पे पीएनएल आ रही है, इनकम स्टेटमेंट आ रहा है, तो ये डिक्रीज हो रहा है। और अगर तो यहाँ पे आ रहा है तो पीएनएल इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, इसका नॉर्मल प्रोविजन की तरह नहीं इसको देखा जाता, क्योंकि ये ऑब्वियसली एक प्रॉफिट का अकाउंट बन रहा है। तो अगर इसका क्रेडिट साइड पे बैलेंस आ रहा है, बैलेंसिंग, तो ऑब्वियसली आपकी पीएनएल इंक्रीज कर रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। और अगर डेबिट साइड पे आ रहा है तो आपकी पीएनएल डिक्रीज कर रही है, वो एक्सपेंस होगा।
अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट का कैरी डाउन का बैलेंस है, ये किस तरह से कैलकुलेट करेगा। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी इन्वेंट्री के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर तो आप अपनी इन्वेंट्री की वैल्यू कॉस्ट वाली ले रहे हैं, यानी बैलेंस शीट से ले रहे हैं, तो सिंपली आप इन्वेंट्री को मल्टीप्लाई कर देंगे मार्कअप परसेंट से। लेकिन अगर आप अपनी इन्वेंट्री की वैल्यू ले रहे हैं इनकम स्टेटमेंट से, तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो इन्वेंट्री की वैल्यू आई होगी, ऑब्वियसली उसके अंदर थोड़ा सा प्रॉफिट, ऑलरेडी फैक्ट्री प्रॉफिट इंक्लूडेड है। उसके लिए आपका फॉर्मूला ये होगा, ये सामने हमारे लिखा हुआ है कि इन्वेंट्री को आप मल्टीप्लाई कर देंगे मार्कअप परसेंट से, नीचे आप उसको 100 के अंदर वो मार्कअप परसेंट ऐड भी करेंगे। सॉरी फॉर यॉर्निंग अगेन अगेन। तो दो डिपेंड करता है कि आपकी इन्वेंट्री जो है वो कॉस्ट पे आपको दी हुई है, कि आपकी इन्वेंट्री आपको ट्रांसफर प्राइस पे दी है। अगर तो कॉस्ट पे दी हुई है, तो प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का कैरी डाउन निकालने के लिए आप इन्वेंट्री को सिंपली मार्कअप परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर तो आपको ट्रांसफर प्राइस इनकम स्टेटमेंट वैल्यू दी हुई है, जिसका अंदर ऑब्वियसली थोड़ा सा फैक्ट्री प्रॉफिट का पोर्शन ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा, तो फिर आप इन्वेंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे मार्कअप परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 प्लस मार्कअप परसेंट। अब हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता कैसे है। बड़ा सिंपल सा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है। सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है रॉ मटेरियल्स की। अब जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर बात आती है ना, तो पहले इन्वेंट्री की बात कर लेते हैं। इन्वेंट्री तीन तरह की होती है। पहली इन्वेंट्री आपकी होती है रॉ मटेरियल्स की। दूसरी आपकी जो होती है वो होती है वर्क इन प्रोग्रेस की। और तीसरी इन्वेंट्री की टाइप होती है फिनिश गुड्स की। रॉ मटेरियल वो गुड्स होते हैं जो बिल्कुल आप अपने सप्लायर से खरीदते हैं और अभी आपने उनके ऊपर काम करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने वुड खरीद ली, कोल खरीद लिया, या जिनकी बिल्कुल रॉ मटेरियल्स होते हैं, उनके ऊपर कोई भी वर्किंग नहीं हुई होती। वर्क इन प्रोग्रेस आपकी वो वाली इन्वेंट्री होती है जिसमें थोड़ी सी वर्किंग हो गई होती है, 50%, 60%, 70% वर्किंग हो गई होती है, लेकिन अभी तक उसने प्रॉपर एक फुल फ्लेज प्रोडक्ट की शक्ल इख्तियार नहीं की होती। फिनिश गुड्स वो वाले आपकी इन्वेंट्री होती है जो बिल्कुल कस्टमर की यूटिलिटी के लिए तैयार होती है और आपने बस उसको एट द एंड सेल करना होता है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ये दोनों इन्वेंटरीज को डील करता है। रॉ मटेरियल्स को भी, वर्क इन प्रोग्रेस को भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डील कर लेगा। और आपकी जो फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री होती है उसको आपकी इनकम स्टेटमेंट डील करती है। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकालेंगे, ओपनिंग इन्वेंटरी रॉ मटेरियल लिखेंगे, उसके अंदर परचेजेस ऐड कर देंगे। रिटर्न आउटवर्ड किएंगे रॉ मटेरियल की, तो डिडक्ट कर देंगे, उसके ऊपर कैरेज इनवर्ड्स है तो ऐड कर देंगे, फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल आ जाएगी। इससे आपकी डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट आ जाती है। उसके बाद आप डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट लेबर लिखेंगे कि आपको डायरेक्ट लेबर कितनी पे करनी पड़ी है। लेबर, डायरेक्ट लेबर ऑब्वियसली वही होगा जो आपने फॉर में वेजेस वगैरह पे, प्रोडक्शन आवर्स पे इन बंदे लोगों को हायर किया हुआ है। कुछ सैलरीज होंगी अगर आपकी, वो तो सारी आपकी इसके अंदर आ जाएगी। यूजुअली वेजेस होती है। फिर आपके कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में एक मशहूर है नामा आपका एक्सपेंस है, दैट इज रॉयल्टी। क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल एक्सप्लिसिटली इसको मैनेज मेंशन किया होगा। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का जब हम टोटल करेंगे तो दैट विल बी आवर प्राइम कॉस्ट। इसके बाद हम लिखेंगे फैक्ट्री के ओवरहेड्स। बिजनेस के ओवरहेड्स नहीं, सिर्फ फैक्ट्री के ओवरहेड्स, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में सिर्फ फैक्ट्री की है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट आती है, उसके अलावा कोई कॉस्ट नहीं आती। तो सबसे पहले आप अपना कोई इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर या एक्सपेंस है वो लिखेंगे, फैक्ट्री का रेंट लिखेंगे, इंश्योरेंस लिखेंगे, लाइटिंग एंड हीटिंग एंड लाइटिंग, फैक्ट्री की बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन लिखेंगे, प्लांट एंड मशीनरी जो फैक्ट्री के अंदर मौजूद है उसकी डेप्रिसिएशन लिखेंगे, और अपने फैक्ट्री ओवरहेड्स का टोटल निकाल लेंगे। फिर आप करेंगे एक वर्क इन प्रोग्रेस की हेडिंग देंगे और ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस लिखेंगे, उसमें से आप माइनस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। अब इसके अंदर आपने ऊपर से अपनी प्राइम कॉस्ट निकाल ली हुई है, उसके अंदर आपने ऐड कर देना अपने फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओवरहेड्स ऐड कर दिए, उसके अंदर आपने ओपनिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ऐड कर देना, और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस माइनस कर देना। इससे आपकी जो आंसर आएगा ना, वो आपकी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमने कैलकुलेट करनी होती है ट्रांसफर प्राइस। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हम एक मार्कअप ऐड करेंगे, जो भी फैक्ट्री का प्रॉफिट की परसेंटेज होती है वो मार्कअप ऐड करके हम यहाँ पे ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमें कॉस्ट आई है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की। उसके बाद अगर हम इनकम स्टेटमेंट में बात करें, तो इनकम स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सिंपल ही बनेगी। थोड़ा सा फर्क आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स में। सबसे पहले रेवेन्यू आ गया, उसमें से रिटर्न इनवर्ड्स हमने माइनस करके अपना नेट रेवेन्यू कैलकुलेट कर लिया। ये यहाँ पे दर दो फिर से लिखा गया। फिर आप अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आप फिनिश गुड्स की कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री लिखेंगे ट्रांसफर प्राइस के ऊपर। ठीक है, ट्रांसफर प्राइस के ऊपर।
फिर आप अपनी ऐड करेंगे ट्रांसफर प्राइस। यूजुअली इनकम स्टेटमेंट में यहाँ पे जो ऐड हो रही होती है आपकी परचेजेस ऐड हो रही होती है, लेकिन इस बार हमने कोई परचेज तो की नहीं, हमने तो खुद प्रोडक्ट्स बनाए हैं। तो ये आपकी जो ट्रांसफर प्राइस है ये यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी फिनिश गुड्स की एट ट्रांसफर प्राइस, वो भी आप ट्रांसफर प्राइस पे ही लिखेंगे और उसको आप यहाँ पे माइनस कर देंगे। आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स का टोटल आएगा, उसको आप माइनस करेंगे अपने नेट रेवेन्यू में से, आपके पास ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। एक्सपेंसेस की बात करें तो सैलरीज माइनस होंगी, ऑफिस का रेंट, ऑफिस की इंश्योरेंस, ऑफिस शेल्टिंग है, बिल्डिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल्स, और आपके टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये जो टोटल एक्सपेंसेस है उसके नीचे आपने थोड़ी सी बड़ी ही इंपॉर्टेंट वर्किंग करनी है, वो ये वर्किंग करनी है। सबसे पहले आपने जो फैक्ट्री का प्रॉफिट है वो यहाँ पे ऐड कर देना है, क्योंकि ऑब्वियसली देखा जाए तो इनकम स्टेटमेंट तो पूरी कंपनी की बनती है, सिर्फ फैक्ट्री की या ऑफिस की नहीं बनती। तो जो फैक्ट्री का प्रॉफिट है वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। और आपने जो प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट बनाया था, अगर तो वो आ रहा है ऐड, अगर तो डिक्रीज आया है अनरियलाइज प्रॉफिट में तो वो आपने ऐड कर देना। और अगर तो इंक्रीज आया प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट में तो वो आपने यहाँ पे माइनस कर देना, और इससे आपके अल्टीमेटली कैलकुलेट हो जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। मतलब कि एक्सपेंसेस के नीचे आपने तीन काम करना है। सबसे पहले आपने फैक्ट्री प्रॉफिट को ऐड करना है, और अगर तो आपकी डिक्रीज आया प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट में तो वो आपने ऐड कर देना, और अगर तो इंक्रीज आया प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट में तो वो आपने माइनस कर देना है। तो ज्यादा फर्क कहीं पे भी नहीं आया। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ सेल में परचेजेस की जगह ट्रांसफर प्राइस आएगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री और फिनिश कुछ ट्रांसफर प्राइस भी कैलकुलेट होंगी। एट द एंड नीचे आपने ट्रांसफर प्राइस का जो फैक्ट्री का प्रॉफिट है वो आपने ऐड कर देना है। अगर तो आपका प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट डिक्रीज हुई है तो उसको ऐड कर दो, अगर तो इंक्रीज हुआ है तो उसको माइनस कर दो, प्रॉफिट फॉर द ईयर कैलकुलेट कर लो। अब हमारे पास आती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल सेम बनती है, सिर्फ करंट एसेट्स में थोड़ा सा चेंज आता है। करंट एसेट में सबसे पहले पहले आप क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल लिखेंगे, क्लोजिंग इन्वेंटरी वर्क इन प्रोग्रेस लिखेंगे, फिर क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स एट ट्रांसफर प्राइस लिखेंगे। और इसमें से जो आपने बैलेंस कैरी डाउन होता है प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट का, वो आप यहाँ से माइनस कर देंगे, जो नॉर्मली हर प्रोविजन के लिए होता है। अगर डाउटफुल डेट की भी देखी जाए तो यहाँ से बैलेंस माइनस हो जाता है। इसके बाद आपका टोटल करंट एसेट्स का बैलेंस आ जाएगा। अब इधर लिखा हुआ है पॉइंट के क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड इज गिवन एट कॉस्ट इंस्टेड ऑफ ट्रांसफर प्राइस, देन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट विल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये कह रहा है कि अगर आपको क्लोजिंग इन्वेंटरी की जो वैल्यू है वो कॉस्ट पे दी हुई है, ट्रांसफर प्राइस पे नहीं दी हुई, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट विल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये कह रहा है कि फॉर एग्जांपल आपको क्लोजिंग इन्वेंटरी फिनिश गुड्स आपको कॉस्ट पे दी हुई है तो ये वाली एंट्री फिर नहीं होगी, यहाँ पे ये डिडक्ट नहीं होगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं।